जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 को कवर किया था। तो बच्चों की डिमांड थी कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो पहले करवाया जाए, इसलिए हमने जो चैप्टर 3 और 4 था वो केमिस्ट्री का चैप्टर था, उसको फ़िलहाल स्किप किया है। बायोलॉजी का जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जो केमिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी सजीव शरीर किस से मिलकर बने हैं? यानी कि जो सजीव होते हैं, जो जीवित होते हैं, उनके शरीर किससे मिलकर बनते हैं? तो इसका उत्तर है कोशिका यानी कि सेल। देखिए दोस्तों, जो सजीव होते हैं उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर ही जो पूरा शरीर है वो बनता है। तो दूसरा प्रश्न है, सेल यानी कि कोशिका का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है छोटा कमरा। यानी जो सेल है उसका अर्थ होता है छोटा कमरा, और ये जो सेल वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरा प्रश्न है, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? इसका उत्तर है 1665 में रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक हैं वो एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1665 में कोशिका को सबसे पहले देखा था। तो इन्होंने खुद से ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी जिसके द्वारा इन्होंने कोशिका को देखा था। चौथा प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब संभव हुआ? तो इसका उत्तर है आवर्धक लेंस की खोज के बाद। तो दोस्तों पहले जान लीजिए कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, जिसको आप इंग्लिश में जूम भी बोलते हैं। तो ये काम करता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की खोज के बाद ही सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका, और जिस सूक्ष्मदर्शी से बाद में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के अंदर जो कोशिका है उसको देखा गया, और कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंगक होते हैं उनको भी देखा गया। चलिए 5वां प्रश्न है, एक कोशिका से बने जीव क्या कहलाते हैं? तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। छठा प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण लिखो। तो इसका उत्तर है अमीबा, क्लैमिडोमोनास, तीसरा है पैरामीशियम, और आगे है बैक्टीरिया। तो प्रश्न नंबर 7 है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है बहुकोशिक जीव। 8वां प्रश्न है, फंजाई यानी कि कवक, पादप यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु किसके उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर है बहुकोशिक जीव। 9वां प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? इसका उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन ने। 10वां प्रश्न है, कोशिका की जटिल संरचना को कैसे देख सकते हैं? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। देखिए दोस्तों, जो पदार्थ बने होते हैं वो परमाणु के से मिलकर बने हुए होते हैं, और परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है जो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए काम आती है। हम कोशिका की जटिल संरचना को उसी सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख पाते हैं। 11वां प्रश्न है, आकार बदलने वाली कोशिका का नाम बताओ। तो इसका उत्तर है एक कोशिक अमीबा। देखिए दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि जो एक कोशिका होती है वो वही पूरा जीव होती है, और जिसका नाम है अमीबा। अमीबा क्या करता है, जब उसके पास कोई भोजन का कण आता है तो यह अपने शरीर के आकार को बदल लेता है, यानी कि अपनी कोशिका के आकार को बदल लेता है और खाद्य रिक्तिका बना लेता है, जिसके अंदर ही यह भोजन का पाचन करता है। तो इसलिए इसको बोला गया है आकार बदलने वाली कोशिका। तो 12वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है? इसका उत्तर है स्थिर आकार। जो तंत्रिकाएं होती हैं दोस्तों, वो जो सूचनाएं हैं उनको हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं, और ये तंत्रिका कोशिका लगभग स्थिर आकार होता है, इनका आकार बदलता नहीं है। 13वां प्रश्न है, यहाँ पे मुझसे नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है मानव के शरीर में रुधिर को कौन पंप करता है? तो इसका उत्तर है हृदय। 14वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अमाशय क्या करता है?
तो इसका उत्तर है भोजन का पाचन करता है। जो भोजन हम मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं वो ग्रसिका से होता हुआ अमाशय के अंदर चला जाता है, और अमाशय के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके अंदर पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा पाया जाता है श्लेष्मा। और जो भोजन का पाचन है वो अमाशय के अंदर होता है। तो 15वां प्रश्न है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटकों या अंगकों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे घटक, जिन जो अलग अलग कार्य करते हैं, और उनको बोलते हैं कोशिका अंग यानी कि कोशिकांग। 16वां प्रश्न है, कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। तो ये एक ही नाम है, यानी नाम अलग अलग हैं लेकिन चीज़ एक ही है। ये जो कोशिका के चारों तरफ की झिल्ली होती है, कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है, उसको आप प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं या फिर कोशिका झिल्ली बोल लीजिए, एक ही बात है। 17वां प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है तथा यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। इस कारण कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। 18वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? तो इसको बोलते हैं विसरण। देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली के आर पार जब भी गैसें जाएंगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जब कोशिका झिल्ली के आर पार जाएंगे तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे विसरण। 19वां प्रश्न है, पदार्थों की गति सांद्रता के आधार पर किस तरफ होती है? तो इसका उत्तर है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो 20वां प्रश्न है, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं परासरण। देखिए अभी हमने पिछले प्रश्नों में किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हैं वो जब कोशिका झिल्ली के आर पार जाती हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। लेकिन जब भी जल के अणु उस झिल्ली के आर पार जाएंगे तो उसको बोलेंगे परासरण। प्रश्न 21 है, परासरण में जल के अणुओं की गति किस तरफ होती है? तो इसका उत्तर भी रहेगा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर। यानी कि जो परासरण होता है वो भी किसी झिल्ली के ही माध्यम से होता है। जिस तरफ जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी उस तरफ से निम्न जल की मात्रा की ओर जाएगा, जहाँ पर मात्रा कम होगी उस तरफ जो जल के अणु हैं वो गति करेंगे, यानी कि ज़्यादा जल से कम जल की ओर जाएंगे। 22वां प्रश्न है, कोशिका को तनु विलयन में रखने पर जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है अल्प परासरण दाबी विलयन। देखिए दोस्तों, तनु विलयन वो होता है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि जो तनु विलयन होता है वो कम सांद्र होता है। प्रश्न नंबर 23 है, अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है कोशिका फूल जाती है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोशिका को ऐसे विलयन में रखते हैं जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है और कोशिका के अंदर जो जल के अणु हैं यानी जल की मात्रा है वो कम है, तो जो जल के अणु होते हैं वो परासरण विधि द्वारा कोशिका झिल्ली के अंदर चले जाते हैं, यानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जिसकी वजह से कोशिका फूल जाती है। तो 24वां प्रश्न है, उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के बराबर होती है? तो इसका उत्तर है समपरासारी विलयन। तो दोस्तों यहाँ जल की सांद्रता का मतलब है जल की मात्रा, यानी कि जितना तनु या सांद्र जल कोशिका के बाहर है उतना ही कोशिका के अंदर भी है। अगर दोनों की सांद्रता बराबर है तो उस विलयन को बोलते हैं समपरासारी विलयन। तो प्रश्न नंबर 25 है, समपरासारी विलयन में कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, जो समपरासारी विलयन होता है उसमें जो कोशिका के अंदर जल की सांद्रता होती है
वो जो कोशिका के बाहर विलयन है उसकी जल की सांद्रता के बराबर ही होती है, यानी कि दोनों तरफ जो जल की सांद्रता है वो बराबर होगी। तो जितना जल कोशिका से बाहर आएगा उतने ही जल के अणु कोशिका के अंदर भी जाएंगे, यानी कि दोनों की गति बराबर होती है। जितना जल अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो इस वजह से जो कोशिका है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 26वां प्रश्न है, उस विलयन को क्या कहते हैं जिसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित जल से अधिक होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अति परासरणदाबी विलयन। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो कोशिका के अंदर जल है वो ज़्यादा है और जिस विलयन में कोशिका रखी है उसकी सांद्रता यानी कि उसके अंदर जल की मात्रा वो कम है, तो उसको बोलेंगे अति परासरणदाबी विलयन। 27वां प्रश्न है, अति परासरणदाबी विलयन में कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है कोशिका सिकुड़ जाती है। देखिए, जब भी कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखेंगे जिसमें पानी की मात्रा कोशिका में उपस्थित पानी की मात्रा से कम है, तो जो जल की मात्रा यानी जल के अणु कोशिका के अंदर हैं वो परासरण विधि द्वारा बाहर विलयन में चले जाते हैं और जितना जो जल है जितनी मात्रा में वो कोशिका से बाहर गया है उससे कम ही वो कोशिका के अंदर जा पाता है, जिसकी वजह से जो कोशिका है वो सिकुड़ जाती है। 28वां प्रश्न है, अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं किस विधि द्वारा जल ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर है परासरण विधि द्वारा। देखिए दोस्तों, जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो अपनी जड़ों द्वारा यानी जो पादप कोशिकाएं मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों द्वारा जल को ग्रहण करते हैं और वो जड़ें भी आगे धागे नुमा रचनाओं में बंटी होती हैं। उन धागे नुमा रचनाओं से ही जो जल के अणु हैं वो मिट्टी से जड़ के अंदर जाते हैं और वो परासरण विधि को ही फॉलो करते हैं। प्रश्न नंबर 29, कोशिका के अंदर विभिन्न अणुओं यानी भोजन तथा गैस का विनिमय किस विधि द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है विसरण विधि द्वारा। प्रश्न 30 है, विसरण में किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऊर्जा की। जो विसरण होता है उसको करने के लिए ऊर्जा की खपत होती है और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 31वां प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर है कार्बनिक अणु जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन की। तो 32वां प्रश्न है, जब एक कोशिकीय जीव कोशिका झिल्ली के लचीलेपन की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है एंडोसाइटोसिस। देखिए, पिछले प्रश्न में हमने किया था कि जो एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है वो अपनी कोशिका यानी कि अपने शरीर का आकार बदल लेता है। वो लचीलेपन की वजह से ही उसका आकार बदल पाता है। और जैसे अमीबा के भोजन ग्रहण करने का तरीका है वो क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। 33वां प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त और क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। देखिए, जो जीव जंतु होते हैं उनमें केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करती है। 34वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका उत्तर है सेलुलोज की। तो दोस्तों, जो पेड़ पौधों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। 35वां प्रश्न है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था दोस्तों कि जब भी जो कोशिका होती है उसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको किसी ऐसे विलयन में रख देते हैं जिसमें जल की मात्रा कम है, तो कोशिका के अंदर से जो जल है, जल के अणु हैं वो झिल्ली से बाहर विलयन में चले जाते हैं और
जो कोशिका है वो सिकुड़ जाती है। तो बिल्कुल यही प्रश्न है। तो उस घटना को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। 36वां प्रश्न है, किस कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है? तो इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। देखिए दोस्तों, पिछले प्रश्नों में हमने किया था कि कोशिकाओं को हमने 3 अलग अलग माध्यमों में रखा था। एक माध्यम में कोशिका फूल गई थी, दूसरे माध्यम में कोशिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और तीसरे माध्यम में कोशिका सिकुड़ गई थी। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो कि पौधे को मजबूती प्रदान करती है। तो परिवर्तनीय माध्यम वही है कि अलग अलग सांद्रता के अनुसार जो माध्यम है वो लिया गया है। तो जंतु के अंदर यानी जंतु कोशिकाओं के अंदर कोई भित्ति नहीं होती जिसके सीधा प्रभाव कोशिका पर ही पड़ता है। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कोशिका भित्ति की मजबूती के कारण वो प्रभाव कम हो जाता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो उस पर होने वाले परिवर्तन को, उसकी दर को कम कर देती है। प्रश्न नंबर 37 है, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अलावा और किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं? इसका उत्तर है सैफरेनिन अथवा मैथिलिन ब्लू विलयन का। देखिए दोस्तों, कोशिका को यानी कोशिकांगों को देखने के लिए कोशिका को रंगना आवश्यक होता है, और अपने संरचना के आधार पर जो कोशिका अंग होते हैं वो अलग अलग कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो हम आयोडीन विलयन के अलावा सैफरेनिन अथवा मैथिलिन ब्लू विलयन का उपयोग कर सकते हैं कोशिकाओं को रंगने के लिए। 38वां प्रश्न है, केंद्रक के चारों ओर की दोहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक होता है वो भी दोहरी परत द्वारा घिरा होता है, यानी कि उसके भी चारों तरफ दोहरी परत पाई जाती है, और उस झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और जो कोशिका के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। 39वां प्रश्न है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है केंद्रक में। 40वां प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है छड़ के आकार के, यानी कि छड़ाकार। 41वां प्रश्न है, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से किस अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं? तो इसका उत्तर है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? अभी हमने आपको बता ही दिया था वैसे। इसका उत्तर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। 43वां प्रश्न है, कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं किसमें होती हैं? तो इसका उत्तर है डीएनए में। 44वां प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जीन। यानी कि जो डीएनए होता है वो बहुत सारे जीन से मिलकर बनता है, यानी कि जीन के ही ग्रुप को डीएनए बोलते हैं। एक्चुअल में जो काम करता है वो है जीन। अगला प्रश्न है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती तो उसमें क्रोमोसोम किस रूप में विद्यमान रहता है? इसका उत्तर है क्रोमैटिन के रूप में। 46वां प्रश्न है, अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है केंद्रकाय। देखिए दोस्तों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके जो कोशिका होती है उसके अंगक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, और जो केंद्रक का क्षेत्र है वो भी उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, यानी धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं केंद्रकाय। 47वां प्रश्न है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्रोकैरियोट। 48वां प्रश्न है, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं यूकैरियोट। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 48। जिन जीवों में जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होती उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट, और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट। 49वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के अंदर भरे द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य।
दोस्तों जो कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका के बाहरी झिल्ली को कहा जाता है, और वो कोशिका द्रव्य से भरी होती है जिसके अंदर केंद्रक और भी बहुत सारे कोशिकांगक विद्यमान रहते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जीव द्रव्य। देखिए जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर भरा रहता है, और उसी कोशिका द्रव्य के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों के सम्मिलित रूप को हम जीव द्रव्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 2, और ये 2 प्रकार हैं। नंबर 1 खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, नंबर 2 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। 52वां प्रश्न है, जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो खुरदरी क्यों दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है राइबोसोम लगे होने के कारण। देखिए दोस्तों राइबोसोम भी एक कोशिकांगक है, और जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर कुछ राइबोसोम लगे रहते हैं जिस वजह से वह खुरदरी दिखाई देती है। प्रश्न 53 है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? तो इसका उत्तर है राइबोसोम में। 54वां प्रश्न है, प्रोटीन तथा वसा द्वारा कोशिका झिल्ली को बनाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है झिल्ली जीवात जनन। देखिए दोस्तों कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में इस्तेमाल होती है, तो इस घटना को बोलते हैं झिल्ली जीवात जनन। प्रश्न नंबर 55 है, विष और दवाओं का निर्विषीकरण किस में होता है? यानी जो विष मतलब जहर और दवाओं यानी कि ड्रग्स का निर्विषीकरण का मतलब होता है कि जो विष होता है उसके प्रभाव को कम करना। ये किस में होता है? तो इसका उत्तर है यकृत में। यानी कि जो यकृत होता है वो जहर और दवाओं के असर को कम कर देता है या न्यूट्रल कर देता है। प्रश्न नंबर 56 है, अंतर्द्रव्य जालिका में बने पदार्थ किस में पैक किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है गोल्जी उपकरण में। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी खाने के सामान को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो इसी प्रकार अंतर्द्रव्य जालिका में भी जो पदार्थ बनते हैं उनकी पैकिंग जरूरी होती है जो गोल्जी उपकरण में की जाती है। 57वां प्रश्न है, लाइसोसोम कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर है गोल्जी उपकरण में, जहाँ पर जो अंतर्द्रव्य जालिका के जो पदार्थ थे उनको पैक किया जा रहा था वहीं पे लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। 58वां प्रश्न है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है लाइसोसोम। 59वां प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है लाइसोसोम। देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और मतलब जैसे कभी कोशिका में चोट लग जाए या कोशिका मृत हो जाए तो जो एंजाइम होते हैं वो उसका अपघटन कर देते हैं, यानी कि पूरी कोशिका को ही खा जाते हैं। इसीलिए जो लाइसोसोम है उसको आत्मघाती थैली बोला जाता है। 60वां प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। 61वां प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा कौन सी है? तो इसका उत्तर है एटीपी। प्रश्न नंबर 62 है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो एटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस फुल फॉर्म को बहुत ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। प्रश्न नंबर 63 है, क्रोमोसोम के अलावा कौन सा अंगक है जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए की जो क्रियात्मक खंड था उसको जीन कहते हैं। तो क्रोमोसोम में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक अंगक होता है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी अपना डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं। जो प्रश्न 64 है, प्लास्टिड किन कोशिकाओं में स्थित होते हैं? तो इसका उत्तर है केवल पादप कोशिकाओं में। प्रश्न 65 है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है 2। नंबर 1 है क्रोमोप्लास्ट, जिनको रंगीन भी बोलते हैं,
और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत या रंगहीन होते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट होते हैं। माफ़ कीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। प्रश्न 66 है, जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में नारंगी वर्णक भी पाया जाता है। प्रश्न 67 है, ल्यूकोप्लास्ट में कौन से पदार्थ संचित होते हैं? इसका उत्तर है स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन। प्रश्न नंबर 68 है, प्लास्टिड में भी अपना डैश तथा डैश होता है, यानी कि खाली स्थान दिए हैं, उनमें हमें देखना है कि क्या शब्द आएगा। तो इसका उत्तर है डीएनए तथा राइबोसोम, यानी कि जो प्लास्टिड होता है उनमें भी अपना डीएनए तथा अपना राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। प्रश्न 69 है, ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है रसधानियाँ, यानी कि जो रसधानियाँ होती हैं उनमें ठोस या फिर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 70 है, जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ कैसी होती हैं? तो इसका उत्तर है छोटी। प्रश्न नंबर 71 है, पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ कैसी होती हैं? तो इसका उत्तर है बहुत बड़ी, यानी कि जो जंतु कोशिकाओं की रसधानियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, और पादप कोशिकाओं में जो रसधानियाँ पाई जाती हैं वो जंतु कोशिकाओं से बहुत बड़ी होती हैं। तो 72वां प्रश्न है, कोशिका रसधानियों में क्या भरा होता है? तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल व कुछ प्रोटीन होता है। तो प्रश्न नंबर 73 है, अमीबा की खाद्य राजधानी में क्या होता है? तो इसका उत्तर है खाद्य कण या पदार्थ। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।